बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमने 5000 प्लस MCQ सीरीज़ ऑन जनरल स्टडीज़ जो है स्टार्ट की थी, जिसके हम ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स कर चुके हैं और हर पार्ट के अंदर हम 50-60 MCQs जो हैं डेली डिस्कस करते हैं in the form of questions or in the form of topics with current affairs which are recently in news। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, amending the constitution, the removal of government or making cut motions। तो क्वेश्चन हमारे को ये बता रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की बराबरी पावर, जब पार्लियामेंट में कोई काम करना होता है, दोनों हाउस की जब जॉइंट सिटिंग होती है, जो हमने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में 100 आर्टिकल 109 जो है हमें बताता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो मतलब इक्वल पावर्स दोनों की किन किन मकसद किन किन काम्स में होती है लोकसभा एंड राज्यसभा, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो अगर हम बात करें इन दिए गए ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है जिसका अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड करना होता है तो इसको अमेंड करते हुए दोनों की पावर्स जो है सेम रहती हैं, राज्यसभा और लोकसभा की, इन दिनों इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिनके अंदर राज्यसभा और लोकसभा की पावर जो है वो सेम रहती है, और वो कौन कौन सी है वो हम डिस्कस करेंगे। वो है, एक होता है इम्पीचमेंट, ठीक है, IMPEACH, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट जब होती है उसमें भी जो है राज्यसभा और लोकसभा की पावर जो है सेम रहती है। इसके अलावा जो दूसरा होता है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को जब रिमूव करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर इक्वल रहती है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें जो है राज्यसभा लोकसभा की पावर सेम रहती है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को जब रिमूव करना होता है तो इस टाइम भी राज्यसभा और लोकसभा जो है इन दोनों की पावर्स बराबर रहती है। जो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है, मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, इस ये वाला जो मैटर है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने में, इसमें स्पेशल पावर राज्यसभा जो है इंजॉय करता है। राज्यसभा की इसमें ज्यादा पावर होती है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने, स्पेशल पावर है। लोकसभा का इसमें कोई काम नहीं होता है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने में, तो राज्यसभा का एक स्पेशल पावर होती है, स्पेशल पावर को एंजॉय करता है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने में। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट में कोई लोकसभा राज्यसभा का कोई काम नहीं होता है। मूविंग कट मोशन, लोकसभा राज्यसभा की कोई इक्वलिटी इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे थे राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर किन किन मैटर्स में होती है, वो हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वाज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 के अंदर जो है बम्बई से जो है महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, जिसमें महात्मा गांधी ने डू और डाई का स्लोगन भी दिया था। लेकिन इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट्स के अंदर बहुत सारी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स भी थी, जैसे अरुणा आसिफ अली है, ठीक है, अरुणा आसिफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ जो है इंडिया भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से
अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और अरुणा आसफ अली जो है दिल्ली की फर्स्ट वुमेन मेयर भी रह चुकी हैं। और यही अरुणा आसफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फ्लैग को लहराया था ग्वालियर टैंक मैदान इन बम्बई के अंदर। तो ये अरुणा आसफ अली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है और क्विट इंडिया मूवमेंट की रिगार्डिंग, ठीक है। बट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कौन सी वुमेन फ्रीडम फाइटर क्विट इंडिया मूवमेंट में इन दिए गए 4 ऑप्शन में से नहीं है। तो अरुणा आसफ अली तो है ही, उसके बाद मंतागिनी हजारा ये भी हैं, कानक लता बाराऊ ये भी हैं, शांति घोष जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ ये वाली वुमेन फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हमारे पास जो ये एक और इसमें वुमेन थी सुचिता कृपलानी, ठीक है, वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ रिलेटेड है। सुचिता कृपलानी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर भी थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। और सुचिता कृपलानी जी जो है इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस जो है इसके फाउंडर कौन थे। 1940 में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस को फाउंड किया था सुचिता कृपलानी ने। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ भी एसोसिएटेड हैं और फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर भी ये रह चुकी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस स्टेट की जो है ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रही है, ठीक है। हु वाज द लीडर ऑफ रेबिलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857, ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम जो उत्तर प्रदेश बरेली से लीडर कौन थे, तो वो थे हमारे पास खान बहादुर खान रोहिला साहब, ठीक है, खान बहादुर खान रोहिला साहब 1857 की जो क्रांति हुई थी उत्तर प्रदेश बरेली से, ये जो है इस क्रांति को लीड कर रहे थे। कंवर सिंह जो है ये बिहार से कर रहे थे, ठीक है, और नाना साहेब जो है ये कानपुर से कर रहे थे, ठीक है, नाना साहब जो है ये कानपुर से लीड कर रहे थे, बिहार से कंवर सिंह कर रहे थे, ठीक है। बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ से कर रही थी, ठीक है, और खान बहादुर खान रोहिला साहब जो है बरेली उत्तर प्रदेश से लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति को, ठीक है। 4-5 ऑप्शन जो है हमने सबके सब डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं है बल्कि टॉपिक है। कुछ वार्स जो हैं जो ब्रिटिश ने लड़ी थी, किसके साथ लड़ी थी, कौन किस में जो है किसकी विक्ट्री हुई थी, तो हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है बैटल ऑफ स्वाले जो है 1612 में हुई थी इंग्लिश और पुर्तगीज के बीच में, और पुर्तगीज वर कन्फाइंड टू दमन दीव एंड गोवा, मतलब इंग्लिश और पुर्तगीज के बीच में हुआ था। तो पुर्तगीज को जो है दमन दीव और गोवा जो है ये मिला था इस बैटल में, ठीक है। 1740 से 1748 तक पहली कर्नाटिक वार हुई थी जिसको हम बैटल ऑफ सेटथोम भी कहते हैं, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हुआ था। ट्रीटी ऑफ एक्सिला चापले 1748 में जो है साइन हुई थी इस वार को एंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड कार्नेटिक वार 1749 से 54 तक हुई थी अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में, और ट्रीटी ऑफ पुंडीचीरन 1755 में इस वार को खत्म करने के लिए हुई थी, ठीक है। 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई थी इंग्लिश और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला बंगाल के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। अंग्रेज जीत चुके थे और इससे ब्रिटिश को के डोर्स जो ओपन हो चुके थे इंडियंस के ऊपर रूल करने के लिए। फिर थर्ड कार्नाटिक वार फिर से होती है जिसको बैटल ऑफ वांडीवाश के नाम से भी जाना जाता है। 1758 से लेकर 63 तक ये वार चली थी अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1763 के अंदर इस वार को खत्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच को इस ट्रीटी के बदले कौन कौन सी जगह मिली थी, माहे, कार्यकाल, पौंडीचेरी और यानम भी मिला था। नो यूरोपियन राइवल फॉर ब्रिटिश, ठीक है। 1759 में बैटल ऑफ बडेरा होता है अंग्रेजों और डच के बीच में, और डच जो है डचों को जो है इंडिया से भाग जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम जो कि नवाब था अवध का, शुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम II, ठीक है। इसलिए बैटल ऑफ बक्सर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जाती है। अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ अवध था, उसके बाद शुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम II। तो इस ट्रीटी ये जो बैटल हुई थी इसको खत्म किया गया था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो कि 1765 में हुई थी, ठीक है। और प्रोविजन ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट का भी कंसेप्ट इस ट्रीटी से ही साइन हुआ था। उसके बाद फर्स्ट
एंग्लो मैसूर वार जो है 1767 से 69 तक चली थी। इंग्लिश प्लस निज़ाम, अंग्रेज़ों की जो लड़ाई हुई थी किसकी से, निज़ाम जो थे प्लस मराठा वर्सेस मैसूर जो कि कर्नाटका में। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई थी और मैसूर जीत चुका था इस वार को ख़त्म करने के लिए। एंग्लो मराठा वार जो कि मराठा और ब्रिटिश के बीच में हुई थी 1775 से 82 तक। ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन की गई थी 1782 में, जिससे 20 साल के लिए पीस को एस्टेब्लिश किया गया था। 1780-84 में दूसरी एंग्लो मैसूर वार होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के तहत जो है इसको खत्म कर दिया गया था। उसके बाद 1790-92 में तीसरी एंग्लो मैसूर वार होती है, यही अंग्रेजों, निज़ाम, मराठा और मैसूर के बीच में। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है 1792 में साइन की जाती है, जिसमें मैसूर जो है हार जाता है, ठीक है। फिर 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होती है, मैसूर जो है इसमें जीत जाता है। अंग्रेजों और निज़ाम के बीच में ये वार हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एंग्लो मराठा वार जो कि 1803 से 1805 में हुई थी, मराठा और अंग्रेजों के बीच में। ट्रीटी ऑफ बसीन जो है साइन की गई थी 1802 में इस वार को खत्म करने के लिए। 1817 से 19 में तीसरी एंग्लो मराठा वार होती है, मराठा और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, 1824 से 26 तक पहली बर्मा वार बर्मा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी और ट्रीटी ऑफ यंडाबो 1826 में साइन की गई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है जीत चुके थे इस वार में। 1839 में सब्सिडरी अलायंस सिंध के साथ साइन किया जाता है। मतलब इस ट्रीटी ऑफ अलायंस से क्या होता है कि टू बी मर्ज्ड इन इंडिया इन 1843, सिंध को मतलब इंडिया के साथ मर्ज किया गया इस सब्सिडरी अलायंस के तहत 1843 में। पहली एंग्लो अफगान वार, मतलब अफगान और अंग्रेजों के बीच में जो पहली एंग्लो अफगान वार होती है 1839-42 में, ब्रिटिशर्स जो है इस वार को जीत जाते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। 1845-46 में पहली इंग्लो सिख वार होती है, सिख और अंग्रेजों के बीच में। 1844 में ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ बैरोवाल साइन की जाती है, ठीक है, पंजाब के अफेयर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। 1848-49 में दूसरी एंग्लो सिख वार होती है अंग्रेजों और सिखों के बीच में, जिसमें सिख जो है हार जाते हैं। दूसरी बर्मा वार 1852 में होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंग्लो अफगान वार 1870-80 में अफगानों और अंग्रेजों के बीच में होती है, ट्रीटी ऑफ गंदामक 1879 में इसके लिए साइन की जाती है। तीसरी बर्मा वार जो 1885 में होती है, जिसमें अपर बर्मा का एरिया जो था उसको इंडिया के साथ मर्ज किया जाता है। और 1904 में एंग्लो तिब्बतन रिलेशंस होते हैं, तिब्बत और इंग्लिश के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, जिसको ट्रीटी ऑफ लासा से साइन किया गया था 1904 में इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स के फेवर में ट्रीटी साइन की गई थी और रेडी हुए थे कि वो चुंबी वैली जो हिमाचल प्रदेश में उसको ट्रांसफर कर लेंगे इंडियंस के लिए, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में होता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमांडर थे रॉबर्ट क्ल्यू, ठीक है, उन्होंने ये बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट थे सिराजुद्दौला जो कि नवाब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटे छोटे फ्रेंच फोर्सेस के अगेंस्ट ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। और डेट जो है बैटल ऑफ प्लासी की वो है 23 जून 1757 को ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है, ये इंडिया ने लॉन्च किया है कौन सी कंट्रीज की हेल्प करने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव जो है अभी एक टाइफून मतलब एक बाढ़ आई है, उस टाइफून का नाम है यागी, उसी टाइफून का नाम क्या है, यागी, ठीक है। एशियन कंट्रीज 3 कंट्रीज हैं जहाँ पे ये टाइफून आया है, लाओस, मालदीव्स और म्यांमार, ठीक है। तो नहीं, मालदीव्स इसमें नहीं है, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम, ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं। इन 3 कंट्रीज में जो है अभी एक टाइफून आया है, तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स जो हैं इन 3 कंट्रीज में आए हुए हैं। तो ऑपरेशन सद्भाव इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है प्रोवाइड की है इस ऑपरेशन के तहत इन 3 कंट्रीज को, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। तो 2 और 4 जो है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम ये 3 कंट्रीज है जिनमें टाइफून यागी जो है अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे आई हुई है, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टॉर्म आया हुआ है, तूफान, फ्लडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुई है, बहुत सारा नुकसान जो इन कंट्रीज को हुआ है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो है इंडिया ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है।
3 कंट्रीज है, यहाँ पे ऑप्शन में 2 ही दी है, तीसरी वियतनाम है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया इंडिया ने टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी? तो अभी हमने पढ़ा दैट इज ऑपरेशन सद्भाव, और वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो है लाओस, ठीक है, म्यांमार और वियतनाम। ठीक है, इन तीनों कंट्रीज की कैपिटल एंड करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेक्युलर स्टेट क्या होता है? सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होता है, वो कंट्री जिसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, हर एक रिलीजन को जो है इक्वल माना जाता है। ठीक है, उसको हम सेक्युलर स्टेट बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का स्टैंड्स फॉर ए सेक्युलर स्टेट, मतलब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बोलता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो मतलब किसी की रिलीजन को ये प्रायोरिटी नहीं देता है या ऑफिशियल रिलीजन जो है नहीं मानता है इंडिया। तो सेक्युलर जो है टर्म, इसको ऐड किया है हमारी प्रियम्बल के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुई थी 1976 में, इससे इस सेक्युलर टर्म को ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में। इसके अलावा और भी 2 टर्म्स जो ऐड की गई थी इस अमेंडमेंट के तहत, दो टर्म्स कौन कौन सी हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Which states given below has highest bamboo bearing area as per इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के तहत कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा बम्बू बेयरिंग एरिया है? तो ऑप्शन में तो है ही नहीं वो ऑप्शन, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो इसका है दैट इज मेघालय की सबसे ज्यादा है। मेघालय के बाद आता है आसाम, मेघालय के बाद आता है आसाम, आसाम के बाद आता है फिर हमारे पास मिजोरम। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा आसाम। ठीक है, आसाम सेकंड नंबर पे है, इससे ज्यादा मेघालय में है, उसके बाद मिजोरम थर्ड नंबर पे आता है। किस किस्म के रॉक्स बनते हैं जब कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होती है? मॉल्टन लावा और मैग्मा, तो वो बनते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, बावेरियन नॉर्डिक वैक्सीन अभी अभी न्यूज में था, ये कौन सी बीमारी के साथ एसोसिएटेड है? तो दिस इज एसोसिएटेड विद एमपॉक्स, अफ्रीका में जो है ये एक वायरल बीमारी फैली हुई है, इसके लिए ये बावेरियन नॉर्डिक वैक्सीन को जो है WHO ने रिकमेंड किया है। बायोराइड जो एक टर्म है जो कि अभी न्यूज में थी, तो बायोराइड का मतलब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है, एक मर्जर किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद ए न्यू कंपोनेंट, किसके साथ? बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री के साथ इसको मर्ज किया गया है बायोराइड को। ठीक है, अब इसका बायोराइड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का जो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ की जाएगी, क्यों किया जाएगा इसको बायोराइड को, मतलब क्यों मर्ज किया जाएगा बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के साथ? इससे क्या होगा कि बायो एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, इनोवेशन को एडवांस लिया जाएगा, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट किया जाएगा, सस्टेनेबल बायो मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस को ज़्यादा इंकरेज किया जाएगा, रिसर्च को एक्सटर्नल फंडिंग से सपोर्ट किया जाएगा, और ह्यूमन रिसोर्स जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स में उनको ज़्यादा नर्चरिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो आउटले ऑफ यूनिफाइड स्कीम है एक ये, जिसमें 9197 करोड़ रुपया जो है यूटिलाइज किया जाएगा 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। तो बायोराइड जो है आपको इसका फुल फॉर्म पूरा पता होना चाहिए, और इसको किसके साथ जो है मर्ज किया गया है यह हमें पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बायोराइड का कंप्लीट नाम है। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था 1930 में, तो क्यों किया था इसने? तो ये हमें पता है, दांडी मार्च जो है जिसको हम साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, तो दैट मीन्स टैक्स रेजिस्टेंस कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश साल्ट मोनोपोली। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किया था। साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में, वहां से जो है इस मार्च को महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के प्रोरोगेशन एंड रेजोल्यूशन? ठीक है, दैट इज आर्टिकल 101। ठीक है, एस्चुरीज क्या होती हैं? हमने पढ़ा है एस्चुरीज बनती हैं, ठीक है, रिवर्स जो है एस्चुरीज बनाते हैं। तो एस्चुरीज वो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर्स का और स्ट्रीम्स का मिल जाता है। ठीक है, और मिक्स होने के ये पानी मिलता है साल्ट वाटर के साथ जो कि ओशन से आता है। ठीक है, रिवर्स का, स्ट्रीम्स का पानी मिलेगा किसके साथ? साल्ट वाटर जो कि ओशन से आता है।
और जब ये फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर मिल जाता है तो ये बन जाता है ब्रैकिश वाटर। ठीक है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर का मिक्स होना। मतलब एस्चुरीज जो है वो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर जो कि रिवर से स्ट्रीम से आके मिल जाता है साल्ट वाटर जो कि ओशन से आता है। जब ये फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर मिक्स हो जाता है तो हमारे पास ब्रैकिश वाटर बनता है। अब ये एस्चुरीज कौन कौन से रिवर्स बनाते हैं? वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि सुंदरबन एस्चुरी बनाते हैं। उसके बाद गोदावरी एस्चुरी है, कृष्णा रिवर भी एस्चुरी बनाता है, कोची रिवर भी एस्चुरी बनाता है, महानदी रिवर्स वो भी एस्चुरीज बनाता है, याद रखना है। डेल्टाज बनाते हैं जैसे नर्मदा रिवर है, तापी, लूनी है, ये जो है हमारे पास डेल्टा बनाते हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टाज बनाते हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है हमारे पास एस्चुरीज बनाते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज वाज द प्राइम मिनिस्टर आवास योजना लॉन्च्ड? मतलब प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कौन सी मिनिस्ट्री में लॉन्च की है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इस प्राइम मिनिस्टर आवास योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें फ्री घर जो है लोगों को बना के दिए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है कहाँ पे है? ये मुंबई, नवी मुंबई में है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में ये मरमगांव कांडला पोर्ट कहाँ पे है, मरमगांव पोर्ट कहाँ पे है, कोची पोर्ट कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में इन तीनों का मुझे बताइएगा। कांडला पोर्ट, मरमगांव पोर्ट एंड कोची पोर्ट आर इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया? ठीक है, डू मेंशन दीज नेम इन द कमेंट सेक्शन। द टर्म टाइफून जो अभी अभी हमें देखने को मिलता है, ये एसोसिएटेड है कौन से रीजन के साथ? तो ये टाइफून जो है, जैसे अभी अभी पढ़ा, दिस इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के साथ टर्म टाइफून जो है एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अभी अभी हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 COP 16 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अभी अभी काली कोलंबिया में हुआ था, होने जा रहा है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक। मतलब कोप 16 किसके ऊपर? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 मतलब 16th एडिशन होने जा रहा है। तो ये होने जा रहा है कौन सी कंट्री में? काली कोलंबिया में। ठीक है, अब ये कॉन्फ्रेंस कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस करेगी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाएगा, इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से हम कैसे यूज करें, इसके कंपोनेंट्स को कैसे यूज करें। ठीक है, बेनिफिट्स जो है यहाँ से फेयर और इक्विटेबल तरीके से होने चाहिए। तो थीम जो है इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एडिशन जिसका 16 है वो है पीस विद नेचर। ठीक है, याद रखना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी लॉन्च किया है सुभद्रा स्कीम, और ये सुभद्रा स्कीम जो है एक लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम है जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है सुभद्रा स्कीम जो कि वुमेन्स के लिए है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उड़ीसा के अंदर जो 1 करोड़ वुमेन को इससे बेनिफिट मिलेगा। इस स्कीम के तहत जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरी जिनकी एज 21 से 60 साल तक है उनको 50,000 रुपया जो है 5 सालों में मिलेगा, 2024-25 से लेकर 2028-29 तक। 10,000 रुपया सालाना जो है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डायरेक्टली उनके DBT बैंक्स में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये स्कीम लिंक्ड है RBI की जो डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट है उसके साथ भी ये लिंक्ड है। तो कहने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने सुभद्रा स्कीम जो है लॉन्च की है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में, जो कि सालाना 10,000 रुपया जो है देगी 2 इंस्टॉलमेंट्स में औरतों को, और उनके जो आधार लिंक्ड DBT बैंक अकाउंट से डायरेक्टली उनमें ट्रांसफर किया जाएगा। 21 से 60 साल की जो वुमेन्स हैं, औरतें हैं, उनको जो है 5 सालों में रुपया 50,000 प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलमोस्ट उड़ीसा की 1 करोड़ औरतों को जो है ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये स्कीम उड़ीसा के साथ रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया, बायो राइट स्कीम जो है जो सपोर्ट करेगी कट एजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये स्कीम अभी हमने की। ठीक है, उसके बाद इंडिया गोज टू द मून अगेन दिस टाइम टू कम बैक टू अर्थ आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून। मतलब अब इंडिया जो है चंद्रयान 3 अभी इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था 2023 में। 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे भी अब जो है सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब चंद्रयान 4 की तैयारी इंडिया कर रहा है कि हम चांद पे जाएंगे, लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद वापस अर्थ पे आएंगे। तो इंडिया अब ऐसा सोच रहा है, तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और ये मिशन जो मून का क्या है कि जब चंद्रयान 3 जैसे सक्सेसफुली जो है लैंड किया था वहां पे, लेकिन अब चंद्रयान 4 जो है ये चांद पे जाएगा, लैंड करने के बाद सेफली जो है वापस अर्थ पे आएगा। ठीक है, तो ये इंडिया जो है सोच रहा है।
ठीक है, कि कब इंडिया लैंड करेगा मून पे, 2040 तक जो है वहां पे कोशिश करेगा इंडिया वहां पे जाना और सक्सेसफुली वहां से वापस भी आना है। तो एक करंट अफेयर है, स्क्वाड्रन लीडर मोहाना सिंह जो है बनी पहली फीमेल पायलट जो उड़ेगी तेजास फाइटर प्लेन से। तेजास फाइटर प्लेन से उड़ने वाली पहली फीमेल पायलट जो है वो बनी है स्क्वाड्रन लीडर मोहाना सिंह। ठीक है, तो इंडिया जो है पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन टू ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट वीनस, मतलब कि वीनस ऑर्बिटर मिशन पे जाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। ठीक है, वीनस पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो शेड्यूल किया गया है मार्च 2028 तक जो है इस वीनस ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाना है और इसकी सरफेस टोपोग्राफी को हमने वहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है कि वहाँ की सरफेस टोपोग्राफी कैसी है, वीनस पे डस्ट है, ठीक है, वीनस पे क्लाउड्स हैं, क्या वहाँ पे लाइटनिंग है, क्या वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, आयनोस्फीयर है, सोलर फोर्सिंग है, सन और वीनस का इंटरेक्शन कैसा रहता है। तो वीनस को क्योंकि हम ट्विन प्लैनेट्स भी कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है सन का, तो ये हमने डिस्कस करना है वीनस ऑर्बिटर मिशन जिसको लॉन्च करने जा रहा है इंडिया 2028 मार्च तक। ठीक है, Which of the following was not a feature of permanent settlement introduced by Lord Cornwallis? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेल ने बंगाल के अंदर 1792 में परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू किया था। तो इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, तो इसके फीचर्स जो हैं, जमींदार वर गिवन द हेरिडिटरी राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। स्टेट को डिमांड था कि फिक्स्ड 50% ग्रास रेवेन्यू ऑफ द लैंड, जो स्टेट का था 50% नहीं था, ये ज़्यादा था। ज़मींदारों को जो है फिक्स्ड अमाउंट देना होता था हर साल गवर्नमेंट को, ये भी ठीक है। और पीजेंट्स को ओनरशिप मिला था लैंड का जो वो कल्टीवेट करते थे, ये भी इसका स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, जो कि इसका फीचर नहीं है। एक 21 साल का ओल्ड बॉय फ्रॉम केरला, उसने हिस्ट्री बनाई, क्रिएटेड हिस्ट्री, बना हिंदुस्तान का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिविका आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, 21 साल का लड़का है केरला से जो कि इंडिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है। ठीक है, और अभी आप जानते हैं कि दिल्ली की थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर जो है बनी है, वो बनी है आतिशी मरलेना। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जो है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। अब तीसरे नंबर की जो दिल्ली की वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है वो बनी है आतिशी मरलेना, जिन्होंने जो किसको जो है सक्सीड कर रही हैं चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो थे। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल जी जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, और आतिशी मरलेना को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया उन्होंने। ठीक है, तो ये थर्ड वुमेन जो है चीफ मिनिस्टर रही हैं बंगाल दिल्ली की आफ्टर सुषमा स्वराज एंड शीला दीक्षित के बाद। तो अभी इंडिया ने जो है हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। इंडिया ने हराया है चाइना को 1-0 से थ्रिलिंग फाइनल में, और अपना 5th टाइटल जो इंडिया ने लिया है चाइना को हरा के। ठीक है, और जॉर्डन बना है पहला कंट्री दुनिया का जिसने लेप्रोसी को खत्म कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत जॉर्डन जो है पहली कंट्री वर्ल्ड की बनी है लेप्रोसी को फुली एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जनरल स्टडी के, करंट अफेयर्स के, जिसमें हम हर किस्म के क्वेश्चन स्टडी करते हैं। पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, टेक्नोलॉजी हो, करंट अफेयर्स हो। तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किए। तो करते रहेंगे हम ऐसे ही क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं दूसरी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।